हमारा टॉपिक होने वाला है इट इज वेव। सर एक वेव क्या होता है, पहले मैं इसका एक डेफिनेशन लिखता हूँ एंड देन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए वेव का डेफिनेशन लिखते हैं। कहता है अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस is a disturbance in medium particles which transports energy and momentum energy and momentum from one point to the another point, from one point to the another point, without transforming matter। ठीक है, चलो ये मेरे पास वेव का एक डेफिनेशन है कि डेफिनेशन ऑफ वेव क्या कहता है। नाउ हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सपोज दैट ये मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के सॉरी ये टेबल है, ठीक, ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बॉटल रखी हुई है। ये मैं यहाँ पर एक बॉटल ड्रा कर देता हूँ। ठीक, ये एक बॉटल मेरे पास यहाँ पर है, ये ग्लास की बोतल है। ये बोतल जो है ये ग्लास की है। ठीक, एक पर्सन जो है वो यहाँ पे खड़ा है। एक्चुअली एक नहीं, दो पर्सन को मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ये दो पर्सन मैं यहाँ पे खड़े कर देता हूँ। ठीक, इनके सामने भी एक टेबल को रख दिया है और इनको ऑप्शंस दो हैं। इनको मैं दो ऑप्शंस दे रहा हूँ। एक ऑप्शन पर्सन ए के पास जो ऑप्शन है दैट इज रोप। इस रोप से इस बोतल को बांधा हुआ है और पर्सन नंबर सेकंड जो है उसके पास में एक स्टोन दे रहा हूँ। दिस इज स्टोन। ठीक, और पर्सन नंबर वन के पास जो है वो हमारे पास है रोप। इन दोनों का टारगेट ये है कि आपको इस बोतल को टेबल से गिराना है। इस बोतल को टेबल से यहाँ से गिराना है। दोनों के पास टारगेट ये है। देखिए क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है हमारे पास। पहले केस में जब ये पर्सन रोप को पकड़ के झटका मार रहा है तो रोप कुछ ऐसे लहराते हुए, कुछ इस प्रकार से लहराते हुए बोतल को हिट कर देगी एंड बोतल हमारे पास नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ओके। एक सिचुएशन हमारे पास ये हो सकता है और दूसरी सिचुएशन में हमारे पास क्या है, ये इंसान डायरेक्ट पत्थर को मारेगा कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे बोतल को हिट करेगा, तो उस केस में भी हमारे पास बोतल गिरेगी।
ठीक, ये बोतल दोनों केस में गिरेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारे पास स्टोन मारा गया तो स्टोन यहाँ से पॉइंट नंबर ए से, मैं इसको अगर लोकेशन बता देता हूँ, लोकेशन ए एंड दिस इज लोकेशन बी, तो स्टोन जो है लोकेशन ए से बी तक ट्रांसफर हुआ स्टोन। ठीक, स्टोन मतलब मास कह दो आप, या फिर आप कह दो मेटल, ट्रांसफर हुआ। हाँ, बोतल गिरी तो सर एनर्जी भी आया, एनर्जी भी ट्रांसफर हुआ। अब दूसरे सिचुएशन में हमारे पास क्या था, दूसरे सिचुएशन में हमारे पास, हाँ सर बोतल गिरी तो एनर्जी तो आया, लेकिन क्या हमारे पास मास ट्रांसफर हुआ या क्या हुआ? देखिए, इस इंसान ने जो रस्सी का हिस्सा यहाँ पर पकड़ के रखा है एट द पॉइंट नंबर ए पे, क्या वो हिस्सा उठ के यहाँ तक गया है, बोतल तक गया है? सो आंसर इज नो, आंसर ना है। जो हिस्सा इस इंसान ने यहाँ पे पकड़ के रखा था वो अब भी इसके हाथ में है, जबकि जबकि वो हिस्सा उठ के यहाँ से पत्थर की तरह इस बोतल को नहीं लगा। ठीक, तो इस केस में हमारे पास जिस हिस्से पर एनर्जी लगा था वो अब भी वही है, लेकिन उसका जो मास का जो एनर्जी है, उसका जो वेव का जो एनर्जी है, उसका जो रोप में जो हलचल उठी, डिस्टरबेंस जो उठी, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था पहले, ठीक, कि इसमें जो डिस्टरबेंस उठी, उस डिस्टरबेंस ने दूसरे एंड पर बोतल को गिरा दिया, जिसका मतलब मास एनर्जी तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन मास जो रहा अब भी वो उसी पर्सन के हाथ में रहा, मास ट्रांसफर नहीं हुआ। तो मास को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अगर मैं बात करूं कि सर वेव क्या है, तो देखो हमने यहाँ पे पढ़ा, अ वेव इज अ डिस्टरबेंस इन मीडियम पार्टिकल्स। मीडियम के पार्टिकल्स, यहाँ पर जो ये हमारे पास ये जो रोप है, इसके पार्टिकल्स में हलचल हुई, ये पार्टिकल्स कभी ऊपर उठा, कभी यही पार्टिकल नीचे बैठा, फिर ये ऊपर उठा, फिर ये नीचे बैठा, मतलब इनमें डिस्टरबेंस आया, लेकिन ये पार्टिकल यहां से उठ के यहां पर नहीं आया। ठीक, पॉइंट ए से उठकर पॉइंट बी तक ये पार्टिकल नहीं आया। तो वही हमने कहा, डिस्टरबेंस इन द मीडियम पार्टिकल। यहाँ पर ये जो रोप है, रोप बिहेव्स लाइक अ मीडियम। ये रोप कैसे बिहेव कर रही है? इट इज अ मीडियम। ये हमारे पास एक मीडियम की तरह बिहेव कर रही है। ठीक, इसके पश्चात अगर मैं फर्दर मोर इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूं तो क्या कहता है, क्या कहता है? कहता है which transfers energy and momentum from one point to another point without transforming matter। तो यही हुआ सर, इसने क्या किया, एनर्जी को एक जगह से, यहां से एनर्जी को ट्रांसफर किया यहां तक, लेकिन इसने मास को ट्रांसफर नहीं किया। मास तो अब भी इसी के हाथ में रहा, एनर्जी खाली ट्रांसफर हुआ। तो ये हमारे पास वेव है, दिस इज अ वेव। ठीक है भैया, चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम बात करें कि वेव क्या है, और वेव के बारे में हमने तो बात किया, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेव, तो टाइप्स ऑफ वेव क्या है और कितने इसके टाइप्स हैं। ठीक, अगर वेव का क्लासिफिकेशन देखा जाए, वैसे तो बहुत बहुत सारे वेव्स हमारे पास बनते हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बाद सिर्फ डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो मैं सिर्फ वही लिखूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। सिंपली मैं इतना लिखूंगा, ठीक है, उतना ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of on the basis of you can say that the vibration of the particles,
अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो गए वो हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन इतना लिख देता ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है वो भी हम बाद में बात करेंगे। वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने प्रकार के हमारे पास वेव्स हैं? दो प्रकार की है, ठीक है। पार्टिकल्स की जो हमारे पास ये है वाइब्रेशन है, उसके बेसिस पर हमारे पास दो प्रकार की वेव है। पहला जो टाइप ऑफ वेव है, इट इज एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा लाइट लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो पहला जो टाइप है दैट इज ट्रांसवर्स नेचर वेव का, एंड सेकंड जो नेचर इसका है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेव क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला टाइप जो है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव का हम डिस्कस करते हैं, सॉरी नॉट लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव, या कोई भी एक पहले हम कर देते तो, लेकिन चलो मैं ट्रांसवर्स के बारे में बात करता हूँ। ट्रांसवर्स वेव, सर ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव? देखो, एक ऐसी वेव जो हमारे पास किसी क्रस्ट या ट्रफ के फॉर्म में उठे, उस वेव को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ वेव द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल विच इज द मेन डिफरेंस, है ना। तो हम ऐसा कहते हैं, फिर मैं क्रस्ट और ट्रफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिंपली ऐसा लिख सकता है 10th के हिसाब से, द वेव which travels in the form of crust and trough। एक पॉइंट हमारे पास बनता है क्रस्ट, CREST, क्रस्ट एंड ट्रफ, एंड ये दो मेन इसके हिस्से होंगे, एंड ट्रफ, ठीक है। तो एक ऐसा वेव जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चले, उस वेव को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। चलो अब हम बात करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव आपको कहाँ देखने को मिला, ठीक। ट्रांसवर्स वेव के हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव हमारे पास कहाँ पर है और कहाँ हमें दिखाई। देखिए क्या हुआ कि मान के चले कि ये पानी का तालाब है, ठीक, ये पानी का तालाब है, या फिर रस्सी को हम देखते हैं बाद में, चलो छोड़ो अभी। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें पत्थर मारता हूँ, अभी तो ये तालाब जो है इसका पूरा पानी स्थिर है, ठीक। तो वो पानी जो है वो किस पोजीशन में है? स्थिरता का जो पोजीशन होगा उसको हम कहेंगे मेन पोजीशन, ठीक। लेकिन जब हमने इसमें पत्थर मारा तो इस तालाब में ऐसा वेव उठेगा, किस तरफ जाएगा? किनारे की तरफ जाएगा, ठीक। ऐसा ये कुछ इस प्रकार से ये वेव उठेगी। ये तो साइड से देखने पे हुआ, ठीक। जबकि इसका ये जो पोर्शन है, ये वाला पहला रिंग बनाएगा, ये वाला दूसरा रिंग बनाएगा, ये वाला तीसरा रिंग बनाएगा, एंड सो ऑन, ठीक। तो ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स उठ के हमारे पास कहाँ की तरफ जाएंगे? वो जाएंगे किनारे की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं भी कट कर देता हूँ, ठीक। अच्छा, मैं इसको एक उसमें ड्रा करता हूँ, एक जैसे हमने बात किया था कि सर ये रस्सी था,
अभी मेन पोजीशन में है, ठीक। एक मेन पोजीशन में हम रस्सी ले रहे हैं, ये बिल्कुल सॉरी, ये कलर कुछ अलग ही आ गया, ये मेरे पास, इसको रस्सी लेता हूँ, ये रस्सी है, एक मेन पोजीशन में अभी बिल्कुल स्ट्रेट बंधी हुई है ये। लेकिन जैसे ही क्या होता है, मैं इस रस्सी को यहाँ से झटका मारता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अरे भाई क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड मैं इस रस्सी को जोर से पकड़ के ऐसे झटका देता हूँ, ठीक। तो इस रस्सी में वेव उठना शुरू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये, और ये सीधा आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पोजीशन है, जो जब पहले रस्सी स्ट्रेट थी, इस पोजीशन को हम कहेंगे मीन पोजीशन। ध्यान से सुनना, मीन पोजीशन। इस पोजीशन से ये वाला पार्टिकल अगर हम देखें, या ये वाला पार्टिकल हम देखें, या ये वाला पार्टिकल हम देखें, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ उठे हैं, यहां से यहां। और ये वाले जो पार्टिकल है, बाकी की जो पार्टिकल है, मान के चलो कि ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल नीचे की तरफ बैठे हैं। फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में अब जब ये नीचे बैठ जाएंगे, ये पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, तो ये ऊपर उठाएंगे, ऐसा। मतलब कहने का ये अभिप्राय है कि पहले केस में जो पार्टिकल्स ऊपर उठे थे, अब दूसरे केस में वही पार्टिकल्स नीचे की तरफ भी आएंगे, ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, ठीक, ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, ओके। और ये वाला पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब इसकी बारी ऊपर है, ये रहा, और इससे भी अगला पार्टिकल जो है वो ऊपर उठेगा, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूस। तो ये प्रोसेस हमारे पास कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। ऑन हाउ होल अगर मैं देखूं, तो ये वेव पॉइंट ए से, ये वेव पॉइंट ए से जो ट्रैवल किया वो कुछ इस फॉर्म में किया, ये कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारे पास ये ट्रैवल की, ठीक। जबकि इसका मेन पोजीशन अगर मैं बात करूं, तो ये था इसका मेन पोजीशन, ये लाइन। मेन पोजीशन के ऊपर जो पार्टिकल्स उठे हैं और वो जो कर्व शेप बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट, CREST, क्रस्ट। और मेन पोजीशन से नीचे जो पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, ये जो पार्टिकल्स नीचे हैं, पार्टिकल 1 2 3 4 5 6, ये सारे पार्टिकल्स किस फॉर्म में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ट्रफ में, ये ट्रफ। एक हमारे पास क्रस्ट बनता है, एक हमारे पास ट्रफ बनता है, ठीक है भैया। चलो, अब ध्यान देने वाला बात ये है कि ऑन अ होल अगर मैं वेव प्रोपोगेशन देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि वेव कहाँ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ द वेव ये है, आगे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ द वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, है, मतलब किस दिशा में वेव जा रही है, एनर्जी किस दिशा में जा रही है। और पार्टिकल जो है, पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, पार्टिकल्स कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो ये पार्टिकल्स नीचे हैं और ये पार्टिकल्स ऊपर है। मतलब डायरेक्शन ऑफ द वेव और पार्टिकल्स के डिस्टरबेंस जो है, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, इट इज 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना कि वेव पार्टिकल में, ट्रांसवर्स वेव में, जो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इन केस ऑफ, ये की पॉइंट आपको बनता है, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, transverse wave, the direction of the
momentum of particles will be perpendicular to the direction of wave propagation. कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जिस दिशा में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर इसके पार्टिकल्स चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करता हूं, दिस इज द पॉइंट O. अगर मैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स अगर ड्रा करने शुरू हो गया तो ये मेरे पास पॉइंट O है. ठीक, ये मेरे पास पॉइंट O है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, तो वाई एक्सिस कैसे होगा, दिस विल बी द वाई एक्सिस एंड वाई प्राइम एक्सिस, है ना. तो अगर वेव हमारे पास एक्स एक्सिस पर जा रही है, एक्स एक्सिस पर अगर वो जा रही है तो पार्टिकल्स कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग अलोंग वाई एंड वाई प्राइम एक्सिस. और आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. ठीक, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. ठीक है, आई होप कि ट्रांसवर्स वेव का मोशन एंड ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स का जो मोशन है वो किस प्रकार का होता है ये आपको पता चल गया होगा. ठीक है, कि ट्रांसवर्स वेव अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पर चल रही है तो इसके पार्टिकल्स अलोंग वाई एक्सिस मूव करते हैं. क्लियर, आई होप कि क्लियर हुआ होगा. ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं. अगले में दूसरा जो हमारे पास वेव है, इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. इट इज सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल, LONGITUDINA, लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब सर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होता है जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास पार्टिकल जो है उनका मोशन जो रहता है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव रहता है. तो कहता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि द वेव विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, द वेव which travels in the form of compressions, COMPRESSION, डबल पी नहीं है, एक ही पी होगा, या तो यहां से हटा दे या तो यहां से हटा दे. कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस अब सर ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस क्या होता है, तो देखिए अगर मैं एक स्प्रिंग है, मेरे पास एक स्प्रिंग है, मान के चलो ये मेरे पास अभी स्प्रिंग है, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, कुछ इस प्रकार से है. अगर मैं इस स्प्रिंग को यहाँ की तरफ खींचता हूँ और यहाँ की तरफ भी खींचता हूँ तो ये स्प्रिंग क्या होता है, ये स्प्रिंग पहले तो इलांगेट हो जाएगा ऐसा, फिर इसके टर्न्स जो है क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, फिर खुल जाएंगे, फिर क्लोज हो जाएंगे, फिर खुल जाएंगे एंड फिर क्लोज हो जाएंगे. तो जब टर्न्स हमारे पास क्लोज हो रहे हैं इस पोर्शन को हम कहते हैं कंप्रेशन. क्या कहते हैं, कंप्रेशन. COMPRESSION, कंप्रेशन. और ये वाला पोर्शन, जो पोर्शन उभरा हुआ है, खुला है, इस पोर्शन को हम कहते हैं रेयरफेक्शन. अब ये होता कब है, ठीक, अब ये होता कब है, देखो ये जनरली हमारे पास सॉन्ग वेव में होता है, लेकिन होता कैसे, इस केस में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, अगर मैं इस स्प्रिंग को एक मीडियम मान के चलूं, इस स्प्रिंग को अगर मैं एक मीडियम मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, एक मीडियम मान रहा हूं, तो मगर यहां से एनर्जी छोड़ रहा हूं
और मुझे इस एंड पर एनर्जी मिल रहा है। मतलब ये पॉइंट नंबर ए है और दूसरा छोर जो है इसका वो पॉइंट नंबर बी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो एनर्जी जो है अलोंग द स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से ट्रांसफर हो रही है, ऐसा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जबकि इसके पार्टिकल्स को अगर मैं देखूं तो इसके पार्टिकल्स कभी एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं, मतलब ये पार्टिकल्स कभी बिल्कुल ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ये पार्टिकल्स यहाँ पे ये इधर की तरफ मूव कर रहे हैं और ये इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। जब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तभी ना क्लोज आएंगे एक दूसरे के, ठीक है। जबकि अगर दूसरा देखा जाए तो कैसे मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं और ये पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, उल्टा। कभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो रेफ्रेक्शन हो रहा है, कभी एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो जब मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आए तो उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। जब मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाए, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ये पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, ये पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, तभी ना हमारे पास रेफ्रेक्शन होगा, ठीक है। तो वो वेव, अच्छा अगर हम इसमें देखें कि पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव इस तरफ है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और पार्टिकल्स का भी क्या मोशन है, पार्टिकल्स भी पैरेलल है किसके, वेव के। सो की पॉइंट इसका ये बनता है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, द मोशन ऑफ द medium particles are parallel to the propagation of wave, ठीक है। पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव के पैरेलल होगा, ठीक है। ये हमारे पास है कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन। अब यहाँ पर ये सिपरिंग नहीं होता, वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो हमारे पास यहाँ पर सिपरिंग नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव का हमारे पास है साउंड वेव। साउंड वेव जो ट्रैवल करता है, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और अगर मैं इस वेव का एग्जांपल दूं तो वेव इन अ रोप, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स हम जिसको कहते हैं, या फिर हमारे पास रेडियो वेव्स, या कोई भी हमारे पास रेडियो वेव, तो हमारे पास ये वाटर वेव जब हमारे पास बात करें तो वाटर, पानी के अंदर जो वेव उठ रही है वो भी हमारे पास कौन सी है, यही है वेव इन अ रोप। वेव इन अ रोप, एक रोप में जो वेव उठ रही है वो भी हमारे पास कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव के नेचर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें जो मेन चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द वेव, वो क्या क्या है, ठीक। कि जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई जो वेवलेंथ हो गया वगैरह वगैरह, तो ये क्या है, तो हम लिखते हैं सम important टर्म्स या फिर पॉइंट्स या कुछ भी ऐसा मान के चलो, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वेव मोशन का अगर हम बात करें, वेव मोशन, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए तो पहला टर्म हम डिस्कस करते हैं, पहला जो हमारे पास आता है दैट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, देखिए मैं वेव कंसीडर करता हूँ, फिर से वही वेव, या तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसीडर करते हैं या तो फिर हम ये वेव कंसीडर करते हैं। तो इसके देखो, एक क्रस्ट, दो क्रस्ट,
और 3 क्रस्ट। तो वेवलेंथ होता है, या तो हम ये क्रस्ट ले लें या तो फिर हम ये ट्रफ ले लें। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, एक ये ले लेता हूं मैं। एक क्रस्ट, ये इसका जो है, ये जो पोर्शन है, दिस इज द मेन पोजीशन, ये हमारे पास मेन पोर्शन है, ठीक है, ओके। तो क्रस्ट नंबर 1, क्रस्ट नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 क्रस्ट इसके हैं, 1 2 3 4 5, 5 ट्रफ इसके हैं, ठीक। तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है सर, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस है, दो कॉरस्पॉन्डिंग क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वो चाहे तो ये दो हो, फिर या चाहे तो ये दो हो, या चाहे तो फिर ये और ये हो, लेकिन होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ये वाला क्रस्ट ले रहे हैं तो उसके साथ हमें यही क्रस्ट लेना होगा या ये वाला क्रस्ट लेना होगा। हम इस वाले के साथ ये वाला नहीं ले सकते हैं, बीच में कोई भी क्रस्ट हमें छोड़ना नहीं होगा, ठीक। तो दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। कैसे? लैम्डा। या फिर कोई भी दो ट्रफ, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रफ, एक ये ले लो, चाहे तो ये ले लो, या चाहे तो ये ले लो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्रस्ट ये ट्रफ ये ले लिया और एक ट्रफ ये ले लिया, ये क्या, तो ये गलत होगा, ठीक। तो आइदर the distance between the two corresponding crusts or the nearest distance between the two troughs के बीच में, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं लैम्डा, ठीक है। सो वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द, it is defined as the, it is defined as the distance between, as the distance between two successive या फिर corresponding, SUCCESSIV successive crust are two successive, या तो ऊपर वाला या तो फिर नीचे वाला, are two successive troughs, ठीक। दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, उल्टा वाई, ठीक है, एंड इज मेजर्ड इन मीटर, और ये क्या है, मीटर में मेजर किया जाता है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, ठीक है भैया। ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें, अगर हम किसकी बात करें, जो है क्या बोलते हैं दूसरा वेव, क्या नाम था उसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अगर बारे में बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेवलेंथ क्या होगा सर, ये फर्स्ट कंप्रेशन मेरे पास, देन रेयर फ्रैक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयर फ्रैक्शन। तो दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन या लो आप, या ले लो सर दो रेयर फ्रैक्शन, जो कि एक रेयर फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। या फिर दो कंप्रेशन, जो कि एक कंप्रेशन यहाँ पर है और दूसरा कंप्रेशन यहाँ पर है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये हमारे पास वेवलेंथ होता है। तो वही आपके पास डेफिनेशन भी बन जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस आर टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शंस इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है भैया। तो दोनों केसेस में हमारे पास ये रहेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, इसका जो सेकंड पॉइंट मुझे लगता है को डिस्कस करना चाहिए, वो हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो भैया, अगर मैं इसको यहाँ पर ये जो लाइन है
ये जो लाइन है, ये अगर मैं मीन पोजीशन घोषित करता हूं तो मीन पोजीशन से जो पार्टिकल उठा वो कितना दूर गया, ऊपर की तरफ, यहां से। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक, ये इसका मीन पोजीशन है। ऊपर कितना उठा और नीचे कितना बैठा, ये मेरा थोड़ा डायग्राम गड़बड़ है तो, लेकिन आप ये कंसिडर करके चले कि पार्टिकल जितना ही ऊपर उठेगा उतना ही नीचे भी बैठेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, द मैक्सिमम displacement of the particles from its mean position। ये क्या था हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन पोजीशन, ठीक। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है भैया, ओके। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए से, ठीक। द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक। थर्ड जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स completed by a particle in unit time is known as frequency। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय समटाइम्स n और समटाइम्स f से, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय समटाइम्स n और f, स्मॉल f से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए भैया, मेरे पास ये मैं एक वेव कंसीडर कर रहा हूं कुछ इस प्रकार से, और यही पार्टिकल जो अभी ऊपर उठा हुआ है, अभी हम इसको बताते हैं, यही पार्टिकल ऐसे नीचे भी बैठेगा, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, कैसा ये मोशन हो रहा है। ये पार्टिकल जो है, मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ये पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ये वाला पार्टिकल नहीं, ये पार्टिकल साइकिल कैसे कंप्लीट कर रहा है। पहले यही पार्टिकल ऊपर उठ रहा है, ठीक, यही पार्टिकल पहले ऊपर उठ रहा है, ये पार्टिकल पहले ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने के बाद वापस से मेन पोजीशन में आ रहा है, मेन पोजीशन आने के बाद फिर यही पार्टिकल नीचे बैठ रहा है और फिर यही पार्टिकल ऊपर आ रहा है, तो वापस से मेन पोजीशन पे पहुंचा। यहाँ पर इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये फिर से ऊपर उठेगा, फिर से नीचे बैठेगा, फिर से ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे चक्कर काटना शुरू हो जाएगा, गोल 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 चक्कर काटेगा। तो कहता है ये पार्टिकल कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करता है, या फिर कितने, मान के चलो कि ये पार्टिकल जो है एक सेकंड में 4 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। एक बार ऐसे ऊपर उठा, नीचे बैठा, फिर ऊपर उठा, एक साइकिल, फिर दूसरा साइकिल ऐसे ऊपर उठा, नीचे बैठा, ऊपर उठा, 2 3 और 4। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई,
तो सर इसकी फ्रीक्वेंसी हुई n इज इक्वल टू 4, कितने साइकिल इससे कंप्लीट किए, 4 साइकिल्स कंप्लीट किए, कितने टाइम में भाई, 1 सेकेंड में। तो इसका कितना बना, 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, है ना, इट इज मेजर्ड इन hz हर्ट्ज, ठीक है, ये हर्ट्ज में हमारे पास मेजर किया जाता है। फिर यह मैं बात करूं कि वेव का, देखो इसका जो हमारे पास चक्कर काटने का जो टाइम होगा वो वेव का एक साइकिल के चक्कर के बराबर होगा। देखो यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, देन यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल था वेव ऐसे जा रहा था ऐसे, तो यहाँ पर भी ये वेव दोबारा से उसी पोजीशन में जा रही है। तो यहाँ तक इसका एक साइकिल कंप्लीट है, आधा साइकिल ऊपर जाने में और आधा साइकिल नीचे वाला कंप्लीट हुआ। तो जितने नंबर ऑफ साइकिल्स ये ऊपर नीचे कंप्लीट करेगा उतने नंबर ऑफ साइकिल्स ये भी कंप्लीट करेगा। तो आप फ्रीक्वेंसी यहाँ से भी बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स completed by the medium particle or completed by the wave in unit time। जैसे कि हम कहते नहीं है, he is so frequent to be here, ये बार बार यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंट मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 मिनट में 4 चक्कर यहाँ पे लगा रहा है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, ठीक, कि एक यूनिट टाइम में, अब वो हो सकता है 1 सेकेंड हो, 10 सेकेंड्स हो, या फिर 1 मिनट हो, या फिर 1 आवर हो, जो भी हमारे पास है, लेकिन यूनिट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, शायद इतना ही बेसिक्स है, इतना ही आपका कवर हो जाता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। अगर हम वेलोसिटी, चलो एक पॉइंट और कंसीडर मतलब डिस्कस कर देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव बहुत मोटे मोटे तौर पे मैं आपको कह देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड फेज एंगल क्या होता है, फिर तो बहुत सारा कुछ आता है, फेज एंगल आता है, एंगुलर वेव आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है, फिर वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, बहुत कुछ आता है इसमें। लेकिन हम कुछ थोड़ा से ऐसे मतलब थोड़े से पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो फिर मुझे कमेंट सेशन में बताना, मैं बहुत सारी चीज़ें वेव के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ये मोटे मोटे तौर पे कहता हूँ कि वेव का वेलोसिटी क्या होता है। देखो भैया, अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। तो वेव का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखें, वेव का डिस्प्लेसमेंट देखें, तो वेव का डिस्प्लेसमेंट है वेवलेंथ, क्या है, वेवलेंथ है, वेव का डिस्प्लेसमेंट है वेवलेंथ, which is represented by lambda, so it is wavelength बटे में टाइम, बटे में टाइम। एंड जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है, एंड जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1/t इनवर्स ऑफ सेकंड्स, या 1/t इनवर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जनरली एक साइकिल कितने टाइम में लिया जा रहा है वो हम देखते हैं, ठीक। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पर पुट करूंगा तो पुट करने के बाद मेरे पास वेलोसिटी कितना बन रहा है, which implies velocity is equals to wavelength which is lambda बटे में t and 1/t is equals to neta, so v जो हमारे पास है it is equals to lambda into neta। so हम कह सकते हैं वेव का जो वेलोसिटी होता है, वेव का जो वेलोसिटी होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है इज इक्वल्स टू किसके बराबर भैया, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। जैसे मान के चलो कि अगर हमारे पास कोई एक वेव है जिसका वेवलेंथ जो है 700 नैनोमीटर है, ठीक, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज दैट फ्रीक्वेंसी जो है इसका
लेट अस सपोज दैट 10 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 700 ज़रबे 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 20, 7 दूने 14, तो ये कितना होगा 14,000 ज़रबे 10 टू पावर -9, सॉरी नॉट 19, इट इज 9, ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका वेलोसिटी होगा मीटर्स पर सेकेंड आंसर, ठीक। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, है ना, ठीक है, ताकि मैं मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाऊँ। मेरा एक ही जो है इरादा है कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाऊँ। और जनरली ये तो सिर्फ एक ट्रायल की टॉपिक है, तो आगे तो फिर टॉपिक पढ़ के हम डालेंगे और उनको न्यूमेरिकल सेक्शन के साथ, मतलब हर एक टॉपिक जो होगा उसको न्यूमेरिकल्स के साथ सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है, ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बेटर रहे, अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका बेटर रहे और बहुत अच्छे से पढ़ पाए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।